नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं बिहार के साथ। वक्त हो गया है आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालने का। तो चलिए बिहार के जितने भी जिलों से आज बड़ी खबरें आई हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहली खबर इस्लामपुर से है। बता दें कि यहाँ पर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के खींचातान जारी है। टिकट किसे मिलेगा इसको लेकर के बहुत सारे उम्मीदवारों के बीच जो है खींचातान चल रही थी और आखिरकार अब सीएम नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है यहाँ के सिटिंग एमएलए चंद्रसेन पर। चंद्रसेन को जब से टिकट मिला है तब से इलाके के जो जदयू समर्थक हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और इसको लेकर के आज जो है एक जनसंपर्क यात्रा भी निकाली गई जिसमें लोगों से जनसंपर्क भी किया गया। आप ये देखिए वीडियो। देखिए, पहले तो जो हम लोग चुनाव लड़े थे महागठबंधन के नेतृत्व में, उस समय जो दलें थी और उस समय भी लोजपा हम लोगों के साथ नहीं था। और आज जो राष्ट्रीय दल भाजपा है और हम लोग का जो गठबंधन है, ये दोनों हम लोग साथ हैं और दोनों मिलजुल कर करके एक मजबूती के साथ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जहाँ तक लोजपा का सवाल है, तो जो लोजपा का जो कैडर वोट है, हम निश्चित रूप से हमने लोजपा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, लोजपा के जो वरीय नेता हैं, उनके साथ लगातार जो है हम लोगों ने काम किया है। और हमें उम्मीद है कि लोजपा के जो भीतरी लोग हैं, जो पार्टी से हट कर करके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करेंगे और अंदर से वो लोग मतदान करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और हम जो पिछली बार 25,000 वोट से जीते थे, उससे भी 1.5 वोट से जीतने का मुझे काफ़ी उम्मीद है। अगली खबर दानापुर से है। बता दें कि 8 तारीख को पहले फेज का नामांकन जो है उसकी तिथि खत्म हो गई है। उसके साथ ही दूसरे फेज को लेकर के भी नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में दानापुर में जो है पहले उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन कराने पहुंचे, जो कि राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन कराया और इसी के साथ दूसरे दौर के नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। हम इसलिए चुनाव लड़े हैं, दानापुर विधानसभा से लड़े हैं कि हमारा समाज में जितना दानापुर विधानसभा का बहुत दिक्कत आ रहा है, इस दिक्कत को देखते हुए मैंने अंतिम सीमा पर लड़ाई में लड़े हैं और मैं समाज को सेवा करने के लिए लड़े हैं। जो जहाँ तहाँ गांव का विकास का काम बहुत बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। जो आदमी का बहुत दिक्कत हो रहा है, दियारा क्षेत्र में पानी का जो दहार आता है, जो पानी स्थल से तबाही रहते हैं और वो लोग का पुल आने जाने में भी कष्ट हो रहा है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? जीतने के बाद पहले हमने अपना समाज को देखते हुए, सब घूमते हुए देखेंगे कहाँ दिक्कत है, कहाँ तकलीफ है, क्या है, उन लोग का साथ देंगे और समाज को सेवा करेंगे। चुनाव का माहौल है, ऐसे में जनता की भी उम्मीदें बढ़ी हैं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर के विरोध जता रही है और यहां तक कि वोट बहिष्कार करने तक की बात कर रही है। अगली खबर जो है वो कटिहार से है। आपको बता दें यहाँ के फूलका प्रखंड में एक गांव पड़ता है जहां के लोगों ने जो है चुनाव को लेकर के अब विरोध जताना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम बागमती नदी है। इस नदी में हर साल बाढ़ आने के चलते जो है गाँव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं जो है पुल नहीं होने के कारण जो है लोगों को चचरे का सहारा लेना पड़ता है और उसके ज़रिए वो लोग जो है नदी पार करते हैं। ऐसे में लोगों का जो मांग है वो ये है कि पुल बनना चाहिए। अगर पुल नहीं बनेगा तो वो लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, यानी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप ज़रा इन लोगों को सुनिए। उस पार जो है महादलित टोला है, महादलित मुसहरी टोला है और मंगनपट्टी गांव है। मोरसंडा पंचायत से सटे हुए हैं, मोरसंडा पंचायत में आता है। नदी के उस पार में है। पुल बन जाने से सबसे पहला तो शिक्षा में भी सुधार होगा। उस पार का आदमी जो है, महादलित लोग, इस बार पानी की वजह से बताइए 3-4 महीना तो स्कूल जा नहीं पाएंगे। उस पार से यहाँ जो भी पढ़ने या ट्यूशन वगैरह जो भी करने आता था, हल्का फुल्का इसी माध्यम से आते थे, पानी के वजह से नहीं आता। आज के डेट में अगर पुल बन जाता है तो लोग आसानी से आ जा सकेंगे, शिक्षा में भी सुधार होगा। पैसा कुछ गाँव वाले करे, मुखिया सरपंच कुछ नहीं करे, की बोल सके चारू हमरा से। पुल बन गया, पुल कहाँ बनल से? कहीं से बना देंगे बना से कहिया ला लेके ना लेके जाए साला साला डूबे से 4-5टा। बढ़िया मन होल कह सरकार का डर नहीं लगे तो डर तो नहीं लगे। छोटा बच्चा भी सब लेके जाए आवे से सरकार देखे से कहाँ सब चीज लेके जाए, लिखी पढ़ी जाए, जाग बैठी रही। अगली खबर बड़हरा से है। यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा हमने आपको सुबह भी इस बारे में जानकारी दी थी कि यहाँ से जो राजद के सिटिंग एमएलए हैं
सरोज यादव, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में वो एक लड़के के साथ, बंटी पासवान जिसका नाम है, उसके साथ गाली गलौज करते हुए सुने गए थे। ये ऑडियो वायरल हो गया। उसके बाद से जो है विधायक जी की नींद खुली तो उन्होंने बंटी को अपने पास बुलाया। बंटी के साथ जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करने के बाद उसमें अपना पल्ला झाड़ते हुए दोनों ने ये कहा कि इस ऑडियो में जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है वो उनकी आवाज़ नहीं है और ये पूरी चीज़ें जो हैं चुनाव को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन इसके बाद ये मामला फिर से अब आगे बढ़ गया है। दरअसल बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है पुलिस थाने में जा कर के एक जो है शिकायत दर्ज करा दी विधायक जी के खिलाफ कि उसे ज़बरदस्ती उठा करके ले जाया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। पुलिस में कंप्लेंट जाने के बाद विधायक जी फिर जो है आनन फानन में उनके परिवार के पास पहुंचे। बंटी के परिवार के पास पहुंच करके उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद ये बताने की कोशिश की है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, यानी विरोधी पक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने बंटी को किडनैप कर लिया है और उसके ज़रिए जो है ये सारी करतूतें करवाई जा रही हैं। ज़रा विधायक जी को सुनिए। देखिए, अभी जो बंटी पासवान लड़का है, कल रात से ही 12 बजे रात से ही अपहरण करके और उस बच्चे को गायब कर दिया गया है पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि भाजपा के 2020 के भाजपा के प्रत्याशी हैं। और उनके द्वारा उस बच्चे को पता नहीं कहाँ रखा गया, उसका नंबर भी ऑफ करके रखा गया है और उस बच्चे से मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा करके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के मुझे फंसाने की साजिश करवा रहे हैं। लेकिन इनके माता पिता मेरे साथ हैं, कल से ही इनके बच्चे गायब है। मैं मांग करता हूं कि 1 घंटा के अंदर में अगर बच्चा को सही सलामत उनके माता पिता को नहीं दिया जाता है तो हम लोग धरना और अनशन पे 1 घंटा बाद मैं बैठूंगा। और भोजपुर प्रशासन मिल करके इस षड्यंत्र के पार्ट बनी हुई है, जो कि चुनाव आयोग के ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि आप बच्चे को अपहरण की तरह क्यों रखा गया। अगर बच्चा FIR करने गया, मेरा ऑडियो वायरल हुआ था तो या मेरे पे जो भी आरोप लगा था, इसके माता पिता के साथ रख के बच्चा को और जो भी कार्रवाई करना चाहिए करना चाहिए। माँ बाप से बात तक नहीं कराया जा रहा है और मेरे खिलाफ एक दलित वोट को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच करके और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराया जाता है। झूठा फर्जी ऑडियो वायरल किया जाता है कि इससे विधायक को लोग बदनाम करें और विधायक दलित वोटरों से कटे और हम उस वोट पे कब्जा करें। मेरा एक ही बात कहना है कि आप कितना भी कर लीजिएगा, बड़हरा में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज में गरीब परिवार के लिए सरोज यादव 5 साल तक लड़ने का काम किया है और हमेशा गरीब के लिए लड़ने का काम किया। आज अभी हमको पता चला, इनके द्वारा मेरे पास फोन किया गया कि मेरे बेटा को बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हत्या कर देगा। जिस तरह से शक्ति मलिक के साथ किया गया था, वही भाजपा के लोग यहाँ भी करवाने का काम कर रहे हैं। अगर 1 घंटा में इनके माता पिता को बच्चा सही सलामत वापस नहीं होता है तो मैं भोजपुर प्रशासन और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ धरना पर बैठने का काम करूंगा, आमरण अनशन। बिहार और देश की राजनीति में 50 साल का सफर तय करने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद देश भर के राजनीतिज्ञों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामविलास पासवान को याद करते हुए 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं शब्दों से परे दुखी हूँ। हमारे राष्ट्र में अब एक शून्य है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी की सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था। पीएम ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि रामविलास पासवान अपनी मेहनत और लगन से राजनीति के शिखर तक पहुँचे। उन्होंने इमरजेंसी के वक्त हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी संघर्ष किया। वे एक अद्भुत पार्लियामेंटेरियन थे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि पासवान जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना एक अतुलनीय अनुभव था। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उसके हस्तक्षेप व्यवहारिक थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वह प्रतिभाशाली थे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा और उसके बाद पटना में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें बिहार के साथ और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।